नमस्ते। आप खर्चा पानी देख रहे हैं। मैं प्रशांत हूं और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी जी। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार प्रशांत। हमें आने के लिए। धन्यवाद। आज वीकेंड है मगर वीकेंड में दो बहुत बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर है निर्मला सीतारमन के एक अनाउंसमेंट की, और इस अनाउंसमेंट की शुरुआत का बैकड्रॉप है भारत का बजट। बजट के समय निर्मला निर्मला सीतारमन ने बैड बैंक्स की बात की थी। बैड बैंक्स, भारत का पहला बैड बैंक यानी कि नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अब खुल गया है। आधिकारिक तौर पर यह भारत का पहला बैड बैंक है, और इसके साथ इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी, ये दो मिलकर एक बैड बैंक का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा प्रश्न यही होगा कि आखिर ये बैड बैंक की जरूरत क्या पड़ी, बैड बैंक होता क्या है। ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आगे बढ़ेंगे दूसरे बहुत जरूरी टॉपिक ऑफ डिस्कशन की तरफ। वो है जीएसटी काउंसिल की बैठक जो अभी चल रही है। जब ये शो शूट किया जा रहा है और जब आप देख रहे होंगे तो शायद खत्म हो गई होगी और कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हो गए होंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर जो जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में चल रही है उस पर हम बात करेंगे। मुद्दे क्या हैं आपसे और हमसे जुड़े? महंगाई से जुड़े हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में आज पेट्रोल डीजल पर बात होनी है, बहुत सारे गुड्स पर बात होनी है, कोकोनट ऑयल जैसे भी गुड्स इसमें शामिल हैं जिसको जीएसटी के दायरे में रखा जाए या ना रखा जाए, इस पर चर्चा होना है। इन दो बड़े मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है कि बैड बैंक्स आखिर हैं क्या? जो हमारे देश में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं 2 लाख करोड़ के, जिसका आकलन सरकार ने खुद किया था। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब ऐसे लोन जो आप चुकता नहीं कर पा रहे हैं, जिनको बैंक्स ने दिए थे वो अब वापस नहीं लौटा पा रहे हैं, ऐसे असेट्स को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बैंक कहती है। अब इसको एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में, मान लीजिए इसका रेजोल्यूशन जो है, इसको ठीक करना, इन असेट्स को दोबारा प्रयोग में लाना या इन लोन्स का क्लियरेंस करना का एक लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क में करने के लिए सरकार ने अब बैड बैंक बनाया। पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आखिर ये बैड बैंक है क्या, और ये बैड बैंक अगर देखिए इतना ही अच्छा है तो इसका नाम बैड क्यों है? देखिए ये अच्छा एक आपने प्रश्न पूछा, और अगर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे बैड बैंक होता क्या है। हर इकोनॉमी में, दुनिया भर में कमर्शियल बैंक होते हैं, और जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पे वो पैसा लोगों से लेते हैं, उसे डिपॉजिट कहा जाता है, जो आपका सेविंग बैंक का डिपॉजिट है, और वो लोन देते हैं। जो डिपॉजिट है, जो बैंक के पास पैसा आपने मैंने बाकी लोगों ने जमा किया है, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि उनको वो लौटाना होता है, और उस पे जिसने पैसा बैंक में रखा है उसको कुछ कमाई करके देनी होती है, जिसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति वो पैसा निकालना चाहे तो वो पैसा उस टाइम पे बिल्कुल रेडी होना चाहिए, चाहे वो आपके सेविंग्स अकाउंट में हो, चाहे किसी भी टर्म डिपॉजिट में हो, कोई जिसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। और कर्जा देना, जो इंटरेस्ट देना होता है, ये भी बैंक की जिम्मेवारी होती है। बैंक क्या करते हैं, आपको मुझे सेविंग्स रेट या फिक्स डिपॉजिट रेट या कुछ और टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो हैं, उस पे जो आपकी कमाई हमारी कमाई होनी होती है, वो कमाने के लिए वो इस पैसे को बाहर मार्केट में कर्जे पे देते हैं, और वो लोन्स जो कहलाते हैं उनको बैंकिंग में उनके लिए एसेट बनता है, क्योंकि इस लोन की बेसिस पे वो बैंक कुछ कमाई करता है। यानी अगर कंपनी ए को उसने 1 करोड़ रुपया दिया, तो बैंक चाहता है कि वो कंपनी उस 1 करोड़ रुपए पे इंटरेस्ट वापस भरे, असल और सूद वापस देता जाए, कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है उसके आधार पे, और उसमें से वो अपने लिए भी रखता है, अपने कर्मचारियों के लिए भी रखता है, अपने खर्चे सारे जोड़ता है, और डिपॉजिटर को पैसा वापस देता है। अब ये सारा जो मॉडल है, ये जो सारी बिजनेस है, ये इस आधार पे है कि कोई जमा करेगा बैंक में पैसा, और कोई उस बैंक से वही पैसा कर्जे पे लेगा, और सही समय पे उसको सही तरीके से दिया जाएगा। अब मान लीजिए एक सिनेरियो जो आए कि जिसने कर्जा लिया उसने कर्जा वापस दिया नहीं, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसमें क्रिमिनलिटी भी है, फ्रॉड भी है, और जेन्युइन बिजनेस फेलियर भी है, वो अलग विषय है।
अब जब ये लॉस हो गया, उसने वो लोन अपना चुकता नहीं किया, वापस नहीं किया, तो वो लोन एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि वो एसेट है, वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। अब जब ये नॉन परफॉर्मिंग बन गया तो बैंक क्या करे, बैंक कहां से पैसा भरे? एक डिपॉजिटर का पैसा उठा के दूसरे को तो नहीं दे सकता है, उसे कुछ कमाना है, एक बैलेंस शीट होता है। तो जब ऐसी चीजें ज्यादा हो जाएं तो आप समझ लीजिए, हम कहते हैं कि जैसे किसी गाड़ी में टक्कर लगने से या किसी ने ठोकर मार दी, खरोच मार दी, तो हम कहते हैं ना डेंट लग गए हैं। तो इसी प्रकार से बैंक की पैसा देने वाली संस्था के डेंट लग जाते हैं बैलेंस शीट में। उस डेंट के कारण कर्जा बढ़ जाता है और पूरी इकोनॉमी में, सारे बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ी मात्रा में अपने देश में कई वर्ष से बैड डेट बना हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना हुआ है। इसमें सरकारी बैंक की ज्यादा एक बड़ी संख्या है, और सरकारी बैंक हमारे देश में आप जानते हैं कि जो बड़े से बड़े बैंक है ज्यादातर वो केंद्र सरकार के बैंक हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं, उस सबको एक उस डिस्टिंक्शन में ना जाए। ये सारे जो बैड जो डेट है, इसको रिजॉल्व करना जरूरी है। अब इसके भी कई तरीके होते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा, बाकी चीजों के द्वारा, पर 2016 से हमने देखा है कि बहुत बड़ी संख्या में ये बैड डेट बढ़ गया है। तो इसको लेके फाइनली मैं मानता हूं कि कई वर्ष बाद, और शायद ये पहले होना चाहिए था, अब ये एक जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको भारत सरकार ने कहा है कि आप 90,000 करोड़ के जो बैंक में, जिसे बैड डेट या स्ट्रेस्ड एसेट बोला जाता है, उसको टेक ओवर करिए, और उस 90,000 करोड़ के एवज में मैं आपको 30,600 करोड़ की गारंटी दिलवाऊंगी सरकार की तरफ से। और इससे क्या होगा, मेन जो चीज है इसमें समझने की बात है, नया लोन वोन कुछ नहीं दिया जा रहा है। गारंटी का मतलब है आप करो, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसका भरपाई करेंगे। ये जो 90,000 करोड़ हैं, ये हमारे बैंक के बैलेंस शीट से हट जाएगा, ये एक अलग इस बैड बैंक में चला जाएगा। यानी जिसे हम कहते हैं ना कि अगर नासूर हो शरीर पे तो उस नासूर को निकाला जाता है, फोड़ा है तो उसका पस ड्रेन आउट करके अलग फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कि अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, पथरी हो गई है, तो उसको उठा के हम निकाल के फेंक देते हैं बाहर, अलग कर देते हैं, ताकि बाकी शरीर बचा रहे। तो इसी प्रकार से बैंक बचा रहे, उस पूरे बैंक के बैलेंस शीट में जहर ना फैले, इसलिए जो उसमें खराबी है उसको निकाल के एक अलग बैंक संस्था में डाला गया है। और उस संस्था में केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पैसे का जो भी है हम गारंटी करेंगे, बैकस्टॉप करेंगे, ताकि ये जो शरीर है इस बैंक का, जो आदमी का शरीर है, वो फिर से खेलने कूदने काम करने के लायक हो जाए, और वो बैंक लोन दे पाए बाहर बाजार में। क्योंकि लोन बैंक के लिए भी जरूरी है और कारोबारी के लिए भी जरूरी है। लोन अलग अलग प्रकार के लिए जाते हैं, आप साइकिल, ऑटो, साइकिल रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, घर के लिए लोन, मेडिकल लोन, पर्सनल लोन, कई प्रकार के लोन है। तो ये लोन से कमाई होती है, और इसमें डिफॉल्ट ना हो तो बैंक का भी काम चलेगा, इकोनॉमी में पैसा, तरलता, पैसे की लिक्विडिटी खूब बनी रहेगी। और अगर बैड डेट कम हो तो बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट की दर पे लोन देने का प्रेशर कम हो जाता है। तो जो लोग बोरो करना चाहते हैं, जो पैसा उठाना चाहते हैं बाजार से, उन्हें कम रेट में मिलता है। कुल मिला के बैड बैंक के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ये है। अब हमने जो किया है ये थोड़ा हटके किया है। जब 2008 में अमेरिका में बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो उन्होंने टॉक्सिक एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लाया। यानी अगर उसको सरलता से समझे तो उन्होंने टॉक्सिक एसेट कहा, यानी जिसमें कोई टॉक्सिन है, वो एसेट्स खराब हो चुके थे, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किया गया। और एक बात शायद हमारे दर्शकों को जानकारी हो या ना हो, उस सारे प्रोग्राम का जो उन्होंने हेड बनाया वो भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे। ये एक छोटी सी बात है, इंटरेस्टिंग सी बात है। और अब हमने जाके फाइनली 2021 में इसको किया है। मुझे लगता है सरकार ने इस पे
थोड़ा अधिक समय लगाया। मेरा मानना है कि ये चीज पहले हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। सरकार के अपने तर्क हैं उस विषय पे, पर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और शायद इससे शुरुआत अच्छी होगी कि हमारे जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, कुछ निजी क्षेत्र के भी हैं, बट ज्यादातर सरकारी बैंकों का ही ये मसला है। अब उसमें सुधार होने से पैसा और जो इंटरेस्ट रेट है, सबसे बड़ी बात जो होती है कि पैसा अगर आप बोरो करने की स्थिति में भी हैं, बट अगर मैं बोलूं कि आपको 100 रुपए पे 20% ब्याज देना पड़ेगा, तो तो वो तो आप कोई मतलब नहीं का ही नहीं होगा। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट भी शायद एक नॉर्मल वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बनेगी। मैं ऐसा मानता हूं, समय लगेगा, एकदम से रातों रात हालात नहीं बदलने वाले हैं, बट एक अच्छी शुरुआत अब की गई है। इसमें मेरा एक बहुत जरूरी सवाल है। ऐसा मुझे लगता है कि आज अगर हम भारत में आकलन करें, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनके पास, और सारे बैंक्स मिला लें, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे उनकी तादाद 2 लाख करोड़ है। और सरकार ने आकलन लगाया है कि ये जो बैड बैंक्स हैं इनके जरिए इनको सेटल करेगी सारी चीजों को। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये 2 लाख करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हुए क्यों? पहले सवाल पर, जब पर लोगों के लौटाने की ताकत नहीं थी तो सरकार, प्रशांत, नंबर्स जो है ना, नंबर्स एक मिनट जो से मैं अपना इससे भी, सवाल कंप्लीट कर लूं कि लोन क्यों दिए, हाँ क्या ये कलेक्टिव फेलियर की तरह नहीं है? देखिए, पहले तो जो नंबर आप कह रहे हैं 2 लाख का, वो इस संदर्भ में है। अगर हम और एक और तरीके से इन आंकड़ों को देखें तो जो ओवरऑल स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, हम्म। जो एनपीए हैं, वो काफी बड़ी संख्या है, बट हम उस संख्या के चक्कर में नहीं पड़ते। आपने प्रश्न पूछा जो हुआ क्यों हुआ, हम्म। चाहे वो 2 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, पर हुआ क्या, इसके पीछे कारण क्या है? हम्म। कारण कई है। 3 बड़े कारण हमें समझने चाहिए, क्योंकि हर इशू पे और ऐसे बड़े मुद्दे पे केवल एक बात सत्य नहीं होती है, काफी सत्य होता है, कुछ झूठ होता है, और कुछ बीच का होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रे जोन। तो पहला सबसे बड़ी बात कि कई साल पहले, और खासकर एक दौर ऐसा आया था 2000, सन 2000 के बाद, कि इंडिया की ग्रोथ बड़ी अच्छी शुरू हुई थी, तो बहुत बड़ी मात्रा में नए उद्योग, एक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट, रिटेल में शुरुआत हुई। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए, और उस समय हमारा जो निजी क्षेत्र था खासकर, उसने ये माना कि अब बहुत बड़ी एक ग्रोथ आने वाली है, तो इसलिए अपने देश में मार्केट खुल रहा है, बढ़ रहा है, तो बड़े बड़े कर्जे लिए। अब हुआ क्या कि प्रोजेक्ट दे दिए सरकार ने, निजी क्षेत्र को बोला कि जी आप जाके सड़क बना दो। आपको मैं कर्नाटका का एक उदाहरण दूंगा कि बेंगलुरु के आसपास मैसूरू, जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, उस टाइम भी सॉफ्टवेयर के लिए बड़े नामे जाने वाले क्षेत्र थे। तो सड़क अच्छी चाहिए थी, तो एक निजी क्षेत्र कंपनी को बोला गया, उसको ठेका दिया गया कि आप बनाइए। अब उसने ठेका ले लिया, लोन ले लिया, बाद में उसको जमीन नहीं दी। वहां पे कुछ लोगों ने मिलके उसका लगातार विरोध किया, कोर्ट कचहरी में लंबा मामला खिंचता गया, कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी था, कुछ एलिगेशन भी लगे। वो सालों दर साल वो प्रोजेक्ट चलता गया। जो पैसा लिया था कर्जा, काफी खर्च भी हो गया, काफी इधर उधर, एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं कि यूटिलाइजेशन उसकी इफेक्टिव नहीं हुई। और वो फिर जिसने वो कर्जा लिया था, वो उस पैसे को उन बैंकों को वापस देने की स्थिति में नहीं था। ऐसे सैकड़ों, हजारों एक्चुअली हमारे पास एग्जाम्पल। एक सेट ये है। दूसरा है नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। ऐसे केस भी हैं जिन लोगों ने गलत मंशा से सांठ गांठ करके, करप्शन के का इस्तेमाल करके लोन लिए, और उन लोन्स को डाइवर्ट कर दिया, देश से बाहर निकाल लिया पैसा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी लंबी लिस्ट है। वो चाहे सांडेसरा ब्रदर्स हों, जिन्होंने गुजरात में विजय माल्या इस हो, प्रकार, मेहुल चोकसी हो। विजय माल्या का शायद एक अ, आप ये कह सकते हैं, ये मैंने तीसरी कैटेगरी जो कही थी, ये बड़ा एक डिबेटेबल इशू है। एक थर्ड कैटेगरी ऐसी है जिनके बारे में अभी तक कोई 100% प्रूवन, यानी कोर्ट कचहरी और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, आपको ये जानकारी होगी कि सीबीआई ने
कई दर्जन केस फाइल कर दिए और अभी तक मेरी जानकारी से बहुत बड़े कोई चार्जशीट जो आने वाले हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स हमारे पास अभी तक नहीं आई है। तो एक थर्ड कैटेगरी ऐसी है जिसमें बिजनेस फेलियर हो गया। ठीक है। एविएशन सेक्टर का आपने संदर्भ दिया, उसके बारे में आपको ये कहूं कि उसके बारे में एक कहावत है कि बिलियनर मिलियनर कैसे बने, करोड़पति लखपति कैसे बने, उसका रास्ता एक श्योर शॉट है हमने कि वो चर्चा एक भी किया था एयरलाइन इसके खोल ले। बारे में, लंबी चर्चा एविएशन पर। हाँ, तो अगर आपने एयरलाइन खोल ली तो उसमें डिफॉल्ट और उसमें फेलियर, बिजनेस फेलियर की बहुत बड़ी एक बड़ी चांसेस है। मात्रा होती है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है, बहुत महंगी बिजनेस है। आप खुद आकलन करिए कि एक एक जहाज ही कितने 100 करोड़ का आता है। और लग्जरी तो फ्लाइंग भी लेकर आया था किंगफिशर, ये भी एक बहुत बड़ी बात तो है। ये ऐसी थर्ड कैटेगरी है। कुछ ऐसे भी थे, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि किसी ने बोला, उसको सर्वे रिपोर्ट मिली और उसने ये रिपोर्ट मिली कि इस जमीन में आप खोदोगे तो तेल मिलेगा। ये एक्चुअल हकीकत बता रहा हूँ आपको, आसाम के तरफ का केस है। तो उस खूब कर्जा मिल गया, बैंक ने भी बढ़ चढ़ के पीछे भाग भाग के उसको पैसे दिए कि मेरे पैसे ले लो ताकि मेरी कमाई हो और आप तेल के कुएं खोदो। अब तेल के कुएं खोदते गए, तेल नहीं निकला, लोन खराब हो गया। तो ऐसे भी केस हैं। तभी मैंने कहा कि ये तीन बास्केट में है, इसको एक तरफा सोच से नहीं देखना चाहिए। बार बार कई बारी लहर में, बहाव में कुछ भी कह दिया जाता है। हाँ, चोरी हुई है, बट क्या सारे उद्योगपति चोर हैं? क्या सारा निजी क्षेत्र चोर है? क्या सब जगह घोटाला है, सब खराब है? ये जो एक प्रकार से वातावरण बनाया जाता है, लोकपाल है जी, सब चोर हैं जी, ये राजनीतिकरण है, ये सच्चाई नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, और आज के हमारे खर्चा पानी का भी आखिरी जो सेगमेंट है जिस पर हम बात करेंगे, जीएसटी काउंसिल के बेटा अभी अंडरवे है, कुछ भी श्योर शॉट कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत लोग अपेक्षाकृत हैं, हम और आप, क्योंकि इन्फ्लेशन पर हमने 2-3 एपिसोड्स पहले काफी डिटेल में चर्चा की थी, इन्फ्लेशन के दरों पर। जीएसटी का सवाल है, पेट्रोल और डीजल क्या जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे? इसमें गैर जो भाजपाई राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, केरल है जहां सीपीएम की सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, वो विरोध कर रहे हैं इसका। एक तो बड़ा सवाल है, क्या जीएसटी पेट्रोल के दायरे में आ सकता है? पहला, क्योंकि राज्यों का तर्क है कि जो स्टेट को रेवेन्यू मिलता है इससे वो बहुत कम हो जाएगा और वो एक चोट होगी उनके रेवेन्यू पर। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है, अगर आता है तो क्या आम लोगों को, मुझे और आपको राहत मिलेगी? क्या उस राहत से इन्फ्लेशन भी कम होगा? क्योंकि डीजल पेट्रोल के दामों में बहुत सारी चीजों के दाम निर्भर करते हैं। इसका प्लीज जवाब दें सिद्धार्थ जी। देखिए, सबसे पहला, बैठक में निर्णय क्या होगा इस पे अभी आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसको दूसरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। वस्तु स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि लगभग लगभग अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हैं, इसलिए मैं एवरेज करने का प्रयास कर रहा हूं। 55 से 60% हर लीटर पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस हैं। यानी अगर 100 रुपए का लीटर है तो उसमें से 55 रुपए से कहीं कहीं पे तो 60 रुपए तक का जो पोर्शन है वो टैक्स में जाता है। ठीक है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हर सरकार ने, केवल एक सरकार ने नहीं, हर सरकार ने पेट्रोल और डीजल, केंद्र और राज्यों ने, क्योंकि हमारे जो टैक्सेशन का आर्किटेक्चर था जीएसटी के आने से पहले, केंद्र और राज्य अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते थे। केवल आपके जो इनकम पे टैक्स है, जिसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, उसका केवल अधिकार केंद्र को है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कोई स्टेट इनकम पे आपको टैक्स नहीं कर सकता है। इसीलिए चाहे आप इनकम कश्मीर से कन्याकुमारी किसी भी जगह पे कमाएं, उस पे केवल केंद्र टैक्स लगा पाता है। पर आप जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं वो स्टेट और सेंटर्स लगाते थे। इसमें जीएसटी आते आते 2-3 बड़े क्षेत्र थे जिनको बाहर रखा गया। केवल पेट्रोल डीजल फ्यूल्स नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो
टैक्सेशन से बाहर रखा गया है, उसको अल्कोहल कहे जाते हैं, यानी शराब की जो इंडस्ट्री है। ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, आप जानते हो, आपको याद होगा कोविड खुलते ही जैसे ही ठेके खुले तो वो दृश्य तो सबको याद है। नहीं, वो दृश्य भी याद है लोगों को, ये भी याद है कि टैक्स दुगने कर दिए गए थे, दाम दुगने के बावजूद लोगों ने खरीदने का, तो अल्कोहल एक बहुत बड़ा जरिया है जी टैक्स। तो ये दूसरा है, और तीसरा है रियल एस्टेट। अब हमारी व्यवस्था, जो हमारे गणतंत्र की व्यवस्था है, एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट सेंटर लिस्ट में होते हैं जिनपे सेंटर का अधिकार है। टेलीकम्युनिकेशन एक ऐसा है, दूसरा होता है जो स्टेट्स के अधिकार हैं, और एक तीसरा लिस्ट होता है जिसे कंकरेंट लिस्ट है, उसमें दोनों होते हैं। एजुकेशन तो है जैसे एक मसला है। हाँ, तो अब इन तीन में से क्या हुआ? अब तीन में से देखिए, रियल एस्टेट पे थोड़ा बहुत जीएसटी आ गया, अल्कोहल बाहर है और फ्यूल बाहर है। गाड़ी में तेल, और आदमी अपने पेट्रोल में शाम की टैंकी में जो तेल डालता है वो दोनों बाहर है, और इसके पीछे केवल और केवल रेवेन्यू है। अब इसके पीछे वीकनेस क्या है हमारे सिस्टम में? हमारे वीकनेस में सिस्टम ये है कि हर साल बजट पे, और कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें दोषी हैं, पत्रकार जगत भी, पत्रकारिता का फील्ड भी उसमें दोषी है, कि एक्स द टैक्स, कट द टैक्स, रिबेट दो, फलान दो। भाई साहब, खर्चा कैसे चलेगा? आमदनी बढ़ रही है, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, और टैक्स की जो बेस है वो लगातार या तो उतनी ही रही है या एक्चुअली घटी भी है एग्जेम्पशन के नाम पे। हर किसी को एग्जेम्पशन चाहिए अपने से ज्यादा। वही बात है ना, मेरा घर साफ हो, बगल वाले का गंदा हो, मुझे कोई चिंता नहीं, कूड़ा उठा के मैं सड़क पे फेंक दूंगा। तो ये रीजन है। और पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी में आता है तो ये बहुत बड़ा, एक आपने अच्छी टेक्निकल बात कही है कि इसकी रेट या तो ऐसा हो जाए जैसे जीएसटी में कई आइटम में हमने देखा कि जीएसटी में आ गया, बहुत अच्छा हुआ, केंद्र और सरकार खुश, वित्त मंत्री खुश, सब बल्ले बल्ले। भाई साहब, आम आदमी की उस समय चोट लग गई, क्योंकि हमने देखा कि दाम बढ़ गए, कई चीजों के दाम बढ़ गए। क्यों? टैक्स के कारण, एक्चुअली टैक्स की लेवी बढ़ गई। तो ये बड़ा ध्यान हमें करना पड़ेगा कि जीएसटी पेट्रोल और डीजल और इन चीजों पे आए, बट वो जीएसटी ऐसा ना हो कि 55-60 का 70-75-80 हो जाए। तो ये मैं मानता हूं कि ये इससे बचना पड़ेगा, नहीं तो लेने के देने ना पड़ जाए इस मामले में। और जीएसटी की व्यवस्था को ज्यादा अच्छा करके अल्कोहल, ये सारे जो तीन बड़े आइटम हैं, 2.5 आइटम हैं, इनको लाना चाहिए। इसको लाने से एक बहुत बड़ी बेनिफिट होगी, जो आखिरी बात है प्रशांत, मान लीजिए, फर्ज करिए कि फ्यूल पे जीएसटी आ गया और वो रीजनेबल मॉडरेट है, तो इसका एक डायरेक्ट फायदा बताऊंगा, संभवतः बाकी आइटम पे आप रेट घटा सकते हैं। जो आज एक ये हालत हो गई है कि लोग कहते हैं कि जी जीएसटी हर चीज में, बचने की भी कोशिश करते हैं, तो बाकी आइटम्स में कम हो सकता है। जैसे नेट बड़ा होगा तो रेट्स भी कम होने की संभावना है। इसलिए चाहे जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं भी करता हो, अगर ये जीएसटी में आएगा डाउन द रोड, उसको भी फायदा होने की संभावना है। ठीक है। और जो इसके विरोध में है, उनका ये कहना है कि जो हमारे देश का एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां केंद्र और राज्य का एक विशेष तरह के संबंध में है, उसको ये डिसरप्ट कर रहा है और कर सकता है। ये था आज का खर्चा पानी, और ये वीकेंड का खर्चा पानी था आपका आने वाला सैटरडे। उनके लिए नितिन गडकरी जी की जो नसीहत है वो बहुत अच्छी है कि एयर कंडीशन चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे। मेरा यही मानना है जो उन्होंने कहा। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आज के खर्चे पानी को, हमारे शो को यहीं खत्म करते हैं। आपका वीकेंड बहुत शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर आपसे सोमवार मुलाकात करेंगे नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया, 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 धन्यवाद।